1 जुलाई 2018 को दिल्ली के बुरारी से एक ऐसी खबर आई थी जिसने भारत समेत दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी थीं। तब जिसने भी इस खबर के बारे में सुना शॉक्ड रह गया। बुरारी के संत नगर गली के एक घर के अंदर छत से एक दो नहीं बल्कि 10 लोगों के शव लटके हुए मिलते हैं, जबकि 11वां शव पास में ही फर्श पर पड़ा हुआ था। मरने वाले लोगों में वृद्ध महिला, बच्चे, पुरुष और जवान लड़कियां थीं। मरने वाले लोगों के हाथ पैर बंधे हुए थे, मुंह पर टेप सटा हुआ था। ये खबर बाहर आते ही हड़कंप मच जाता है और लोग इस घर की ओर भागने लगते हैं। अफवाह उड़ने लगती है कि शायद किसी ने पूरे परिवार को मारकर लटका दिया है। जल्द ही पुलिस भी मौके पर आ जाती है और अपनी जांच शुरू कर देती है। पुलिस जांच में कुछ ऐसे खुलासे होते हैं कि उन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। आगे की जांच में पुलिस को घर से कुछ डायरी मिलती है जिससे पूरा केस आईने की तरह साफ हो जाता है और मरने की वजह भी। तो आखिर 11 लोगों के मौत के पीछे की वजह क्या थी? घर से जो डायरी बरामद की गई थी उसमें क्या लिखा हुआ था और अब इस केस और उस घर की स्थिति क्या है, चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में डिटेल से। हम कहानी पर आए उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। दोस्तों, अब तक आपको अंदाजा हो गया होगा कि हम 2018 के मशहूर और रूह कपा देने वाले बुरारी कांड की बात कर रहे हैं। वही बुरारी कांड जिसने पूरे के पूरे भाटिया परिवार का सफाया कर दिया था। वैसे तो पड़ोसी इस परिवार को भाटिया परिवार के नाम से ही जानते थे, मगर असल में ये परिवार चुंडावत परिवार था। चुंडावत परिवार मूल रूप से हरियाणा के टोहाना का रहने वाला था, मगर 20 से 25 साल पहले इस परिवार के मुखिया हरियाणा से दिल्ली आ जाते हैं और यहीं पर बिजनेस में लग जाते हैं। फिर एक बेटा और एक बेटी को छोड़कर पूरा परिवार यहीं आकर रहने लगता है। इस परिवार की एक ग्रोसरी की दुकान थी जो ठीक उनके घर के नीचे थी, जबकि पिछले कुछ सालों में इस परिवार ने तरक्की करते हुए अपना प्लाईवुड का बिजनेस भी जमा लिया था। परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा था, मगर 2007 में परिवार के मुखिया भोपाल सिंह की मौत हो जाती है। ये एक सामान्य मौत थी। पिता की मौत के बाद परिवार का छोटा बेटा ललित परिवार की बागडोर अपने हाथ में ले लेता है और सब कुछ समय के साथ आगे बढ़ता रहता है। बात 1 जुलाई 2018 की है। ललित डेली आसपास के लोगों के साथ मॉर्निंग वॉक पर जाया करता था। इसके अलावा परिवार की जो ग्रोसरी शॉप थी वो भी सुबह सुबह 5 से 6 बजे के बीच खुल जाया करती थी, जहां से लोग अक्सर दूध ले जाया करते थे। मगर 1 जुलाई 2018 को पास के ही रहने वाले गुरचरण सिंह रोज की तरह ललित के घर के पास आते हैं तो देखते हैं कि आज ललित मॉर्निंग वॉक पर जाने के लिए घर के बाहर नहीं निकलता है। इसके अलावा वर्षों बाद ऐसा था कि सुबह सुबह ललित की दुकान नहीं खुली थी। ये पूरा परिवार अपने धार्मिक प्रवृत्ति और समय की पाबंदी के लिए मशहूर था। ऐसे में ललित का मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं उठना और दुकान का बंद रहना गुरचरण सिंह को थोड़ा खटकता है और वो घर के अंदर जाकर देखने का फैसला करते हैं। जब ये कुछ कदम घर की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं कि घर का मुख्य दरवाजा खुला हुआ है। जैसे ही गुरचरण सिंह दरवाजे से अंदर की तरफ जाते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखते हैं कि घर के हॉल में छत से घर के सभी सदस्य फंदे के सहारे लटक रहे हैं, जबकि घर की सबसे बूढ़ी महिला यानी ललित की मां पास में ही नीचे फर्श पर पड़ी हुई हैं। ये नजारा देखकर गुरचरण सिंह के होश उड़ जाते हैं और वो चिल्लाते हुए बाकी लोगों को भी आवाज देते हैं। आवाज सुनकर बाकी लोग भी मदद के लिए आते हैं। सभी अंदर का नजारा देखकर हिल जाते हैं। अगले ही मिनट पुलिस को फोन किया जाता है और बस कुछ ही मिनट के अंदर पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। इस परिवार में कुल 11 लोग थे। पुलिस वाले जब आते हैं तो देखते हैं कि परिवार के सभी 11 के 11 सदस्य अब मर चुके हैं। मरने वाले लोगों में 2 पुरुष, 6 महिला और 2 युवा थे। मरने वाले लोगों में से 2 को छोड़कर सभी के हाथ पीछे की ओर बंधे हुए थे। लगभग पूरे मुंह पर कपड़ा लपेटा गया था। कान में कॉटन डाली हुई थी और सभी के गले में फांसी का फंदा डाला हुआ था। इसके अलावा एक महिला की लाश बगल में पड़ी हुई थी जिसके मुंह से झाग निकल रहा था। पहली ही नजर में साफ हो रहा था कि परिवार के 11 लोगों में से 10 लोगों की मौत फंदे पर लटकने की वजह से हुई है और वृद्ध महिला की मौत संभवतः जहरीले पदार्थ के सेवन से हुई है। मरने वाले लोगों में शामिल थे 80 साल की नारायणी देवी, 57 साल की प्रतिभा भाटिया, 50 साल के भुवनेश, 45 साल के ललित, 48 साल की सविता, 42 साल की टीना, 33 साल की प्रियंका, 25 साल की नीतू, 23 साल की मेनका उर्फ मोनू, 15 साल का दुष्यंत उर्फ ध्रुव
और 15 साल का शिवम। नारायणी देवी इस घर की मुखिया और सबसे बड़ी सदस्य थीं। ललित और भुवनेश नारायणी देवी के बेटे थे, जबकि प्रतिभा नारायणी देवी की बेटी थी। सविता घर की बड़ी बहू और घर के बड़े बेटे भुवनेश की पत्नी थी। टीना घर के छोटे बेटे ललित की पत्नी थी। प्रियंका नारायणी देवी की नातिन यानी प्रतिभा की बेटी थी, जबकि नीतू और मेनका भुवनेश की बेटियां थीं। ध्रुव भुवनेश का बेटा था। इसके अलावा शिवम ललित का बेटा था। घटना की गंभीरता को समझते हुए तत्काल ही पुलिस वाले मदद के लिए और पुलिस वालों को बुलाते हैं और फिर सभी के शव को फंदे से उतारकर परीक्षण किया जाता है। डॉक्टर द्वारा मौके पर ही पुष्टि कर दी जाती है कि इनमें से कोई भी जीवित नहीं है। फिर उन सभी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इधर 11 लोगों की मौत की खबर मीडिया में आते ही तरह तरह की बातें उठने लगती हैं। सबसे पहले शक जताया जाता है कि शायद लुटेरों ने रात में इस घर पर धावा बोल दिया और लूटपाट करने से पहले घर के सभी सदस्यों की हत्या कर दी। मगर बहुत जल्द इस दावे से पुलिस इनकार कर देती है, क्योंकि घर के अंदर कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा था जिससे लूटपाट का अंदेशा जताया जा सके। पुलिस वालों के अलावा घटना स्थल पर फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया जाता है। भाटिया परिवार के कुछ जानने वाले दिल्ली के ही दूसरे इलाकों में रहते थे। तत्काल ही उन लोगों तक भी इस बात की खबर पहुंच जाती है और वो भी यहाँ तक आ जाते हैं। भाटिया परिवार में तो अब कोई नहीं बचा था। ऐसे में पुलिस वाले इस परिवार को करीब से जानने वाले लोगों से परिवार की हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं। कुछ करीबी लोगों की मदद से पुलिस वालों को जानकारी मिलती है कि इस परिवार के 2 सदस्य ऐसे हैं जो इन लोगों के साथ नहीं रहते थे, बल्कि वो दोनों अपने अपने परिवार के साथ कहीं और रहते हैं। भाटिया परिवार से अलग रहने वाले लोगों में एक थे दिनेश सिंह चुंडावत। ये नारायणी देवी के सबसे बड़े बेटे थे। जब पूरा परिवार बुरारी में शिफ्ट हो गया था तो दिनेश अपने परिवार के साथ राजस्थान में रहने लगा था। यहाँ ये ठेकेदार के तौर पर काम करता था। परिवार की एक और जीवित सदस्य थी सुजाता नागपाल। ये अपने परिवार के साथ पानीपत में सेटल हो गई थीं। पुलिस के द्वारा इन दोनों को भी घटना के बारे में जानकारी दे दी जाती है और ये लोग भी यहाँ आ जाते हैं। तरह तरह की अफवाहों के बीच पुलिस वाले अपने स्तर से जांच पड़ताल जारी रखते हैं। आसपास के लोगों से पूछताछ करने के अलावा कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया जाता है, मगर हिरासत में लिए गए किसी भी शख्स से पुलिस को कुछ भी ठोस जानकारी नहीं मिलती है। आसपास के कुछ लोग ये भी कयास लगाने लगते हैं कि शायद किसी ने पहले सभी को जहर दे दिया और उसके बाद इसे आत्महत्या का रूप देने के लिए सभी को फंदे से लटका दिया। इस शक के पीछे की वजह ये थी कि घर का मुख्य दरवाजा खुला हुआ था। इस पर कोई सफाई देने से पहले पुलिस वाले पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करने लगते हैं कि अगर किसी ने इन लोगों को बेहोश करने की दवा दी होगी या फिर जहर दिया होगा तो ये विसरा रिपोर्ट में जरूर आ जाएगा। मगर जब पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट आता है तो डेथ ऑफ नेचर सुसाइड को बताया जाता है, यानी मरने वाले सभी लोगों ने की थी और उनकी मौत फंदे पर झूलने की वजह से हुई थी। मरने वाले 11 लोगों में से 10 के शरीर में किसी भी तरह का जहर नहीं मिलता है। जहर एकमात्र बूढ़ी महिला के शरीर में मिलता है, जिसका शरीर फंदे से नहीं लटक रहा था बल्कि वो फर्श पर पड़ी हुई थी। जब पोस्टमार्टम में सभी की मौत की वजह को बताया जाता है तो लोग कहने लगते हैं कि आखिर ये कैसे संभव है कि परिवार के सभी सदस्य एक साथ फांसी लगा लें। इसी बात का जवाब तलाशने के लिए अब पुलिस वाले घर के अंदर छानबीन शुरू करते हैं और शुरुआती कुछ ही घंटों की छानबीन के अंदर पुलिस वालों को कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जिससे मौत का कारण धीरे धीरे आईने की तरह साफ होने लगता है। पुलिस वालों से पहले मीडिया वाले एक एंगल चलाने लगते हैं कि शायद ये परिवार कोई जादू टोना कर रहा था। इस कारण ही सभी की मौत हुई है, क्योंकि घर के बाहरी दीवार पर 11 पाइप बाहर की ओर निकलती हुई दिखाई देती हैं। इनमें से 7 पाइप अलग दिशा में थीं, जबकि 4 पाइप अलग दिशा में लगाया गया था। इत्तेफाक की बात थी कि मरने वाले 11 में 7 महिला थीं और 4 पुरुष थे। पुलिस ने 11 पाइप लगाने के पीछे की वजह को समझने के लिए उस मजदूर को ढूंढना शुरू किया जिसने ये पाइप लगाया था। पुलिस की कुछ मेहनत के बाद वो मजदूर मिल जाता है। वो बताता है कि 11 पाइप लगाने के पीछे की वजह पूछने पर मकान मालिक ने बताया था कि दरअसल ऐसा वेंटिलेशन बेहतर करने के लिए कर रहे हैं। घर से जुड़ा ये 11 का इत्तेफाक महज घर की दीवार पर लगी 11 पाइप तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि आगे पता चलता है कि घर के आगे जो ग्रिल लगा हुआ था उसमें भी 11 ही रॉड थीं। इसके अलावा घर में कई ऐसी चीज थीं जो सिर्फ 11 संख्या को ही इंडिकेट कर रही थीं। पुलिस इस 11 के रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर ही रही थी कि पुलिस को सर्च अभियान के पहले ही दिन एक के बाद एक
11 डायरी मिलती हैं। जब पुलिस वाले इन 11 डायरीज को खंगालना शुरू करते हैं तो एक के बाद एक सभी सवालों के जवाब मिलने शुरू हो जाते हैं। शुरू में जो डायरी मिली थी वो डायरी प्रियंका की थी। उसमें उसने अपने निजी जीवन के अनुभव लिखे थे। इसके अलावा अपने एक पुराने प्यार का भी जिक्र किया था। कमाल की बात ये थी कि प्रियंका अपने पुराने प्यार को अपनी एक भूल बताते हुए अपनी डायरी में अपने मामा ललित से माफी मांग रही थी। भला प्रियंका ललित से माफी क्यों मांग रही हैं? इसका जवाब पुलिस वालों को आगे की डायरी की इन्वेस्टिगेशन से मिलता है। सभी डायरी की गहराई से जांच करने के बाद पुलिस वाले कुछ बेहद ही हैरान कर देने वाला खुलासा करते हैं। घर के अंदर मिली डायरी के अनुसार इन सब मौत के पीछे की वजह ललित द्वारा लिखी गई बातें थीं और इन सब की शुरुआत होती है 2007 से। अगर आपको याद हो तो वीडियो की शुरुआत में हमने बताया था कि ललित के पिता की मौत 2007 में होती है। भाटिया परिवार को करीब से जानने वाले लोगों के मुताबिक ललित अपने पिता के बेहद ही करीब था। जब पिता की मौत होती है तो ललित को बहुत ज्यादा गहरा सदमा लगता है और वो बिल्कुल गुमसुम सा रहने लगता है। हालांकि कुछ समय बाद वो नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाता है और परिवार की बागडोर अपने हाथ में ले लेता है। डायरी से हुए खुलासे के मुताबिक पिता की मौत के बाद ललित परिवार वालों से कहना शुरू करता है कि पिता की आत्मा उससे बातें करती है। शुरू में ललित की इन बातों पर कोई ध्यान नहीं देता है, मगर आगे चलकर ललित के साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिससे लोग ललित की बातों पर यकीन करना शुरू कर देते हैं। दरअसल पिता की मौत के बाद ललित के पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, लेकिन कुछ समय की मेहनत के बाद ललित अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर कर देता है। लोग इस बात का क्रेडिट ललित को दे रहे थे, मगर ललित सबको बताता है कि दरअसल उसने अपने पिता द्वारा बताए गए तरीकों से ही परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर की है। इसके बाद परिवार पर ललित की पकड़ बढ़ जाती है, मगर इसी बीच प्लाईवुड की दुकान में काम करते समय एक हादसा होता है और हादसे में ललित के सर पर गहरी चोट लगती है और अचानक से उसकी आवाज गायब हो जाती है। 6 साल तक उसकी आवाज गायब हो जाती है, मगर एक दिन ललित बोलना शुरू कर देता है। घर वालों को ललित बताता है कि इसके बोलने के पीछे की वजह उसके पिता ही हैं, जो उसे दर्शन देते हैं और उसका मार्गदर्शन करते हैं। इन सब घटनाओं के बाद हर कोई ललित की बातों को फॉलो करने लगता है। खुलासे के मुताबिक ललित अक्सर एक विशेष समय पर घर के अंदर रखी डायरी में कुछ लिखता था और पूरे परिवार वाले उन बातों को फॉलो किया करते थे। ललित के मुताबिक वो बातें वो अपने मन से नहीं लिखता था, बल्कि पिता उसे ऐसा करने के लिए कहते थे। परिवार की ही सदस्य प्रियंका की उम्र लगभग 33 साल हो चुकी थी। वो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी, फिर भी उसकी शादी नहीं हो रही थी। इस पर ललित एक दिन अपनी डायरी में लिखता है कि केले के पेड़ की पूजा करो तो इसकी शादी हो जाएगी। परिवार वाले ऐसा ही करते हैं और इत्तेफाक से प्रियंका की शादी के लिए अच्छा रिश्ता भी मिल जाता है और इस घटना से महज कुछ दिन पहले प्रियंका की एंगेजमेंट भी हो जाती है और दिसंबर में शादी की डेट भी फिक्स हो जाती है। इस परिवार की मौत के बाद प्रियंका के एंगेजमेंट का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था, जिसमें हर कोई डांस करता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा था। इसके बाद तो परिवार वाले ललित पर आंखें बंद करके भरोसा करना शुरू कर देते हैं। ललित जो कहता है परिवार वाले वही करते हैं। दरअसल ललित घर वालों को बताता है कि परिवार में पिछले दिनों कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिससे पिता नाराज हैं। अब अगर उन्हें हमें खुश करना है तो हमें कुछ विशेष पूजा करनी पड़ेगी। इसके बाद पिता हमें दर्शन देंगे और हम सबको बचा लेंगे और इस तरह हमें मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। ललित ने परिवार के लोगों को बताया कि अब हम लोगों को एक विशेष पूजा करनी होगी, जिसे रात के 12 बजे से 1 बजे के बीच में करना होगा। इस पूजा के दौरान सभी के हाथ और पैर बांध दिए जाएंगे, आंखों पर भी पट्टी बांध दी जाएगी। इसके अलावा मुंह पर कपड़ा और कान में रुई डाल दिया जाएगा ताकि तुम लोगों का ध्यान ना भटके और इसके बाद फिर पिताजी तुम सबको बचा लेंगे और मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये सब करने से पहले एक हवन करने का भी सुझाव ललित देता है। पहले तय होता है कि ये क्रिया 30 जून को पूरी की जाएगी, मगर उस दिन घर में कोई मेहमान आ जाता है और ये क्रिया नहीं हो पाती है। मेहमान के चले जाने के बाद अगले दिन यानी 1 जुलाई 2018 को रात के 12 बजे से 1 बजे के बीच परिवार वाले पहले विशेष पूजा करते हैं, क्योंकि ये यज्ञ करने के लिए ललित ने कहा था। और फिर इस यज्ञ के बाद ललित और उसकी पत्नी मिलकर सभी के हाथ बांधते हैं, मुंह में कपड़ा ठूस देते हैं, कान में रुई डाल देते हैं, आंखों पर पट्टी बांध देते हैं और फिर गले में फंदा लगाकर सभी को छत से लटका दिया जाता है। इन लोगों ने इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 5 टेबल भी खरीद ली थी। सीसीटीवी में भी घर के सदस्यों द्वारा ही टेबल और तार खरीद कर लाने की पुष्टि होती है। एक टेबल पर 2-2 लोग खड़े होते हैं
और फिर ललित के इशारा करते ही ललित समेत सभी लोग एक साथ फंदे पर झूल जाते हैं। ललित ने सभी को यकीन दिला दिया था कि फंदे पर लटकते ही पिता आकर सभी को बचा लेंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं होता है और सभी लोग बेमौत मारे जाते हैं। डायरी में लिखी बातों के मुताबिक ललित ने अपनी मां नारायणी देवी को पहले ही जहर देकर मार दिया था, क्योंकि ऐसा करने के लिए पिता ने उससे कहा था। मरने से पहले सभी लोग नारायणी देवी के हाथों ही रोटी खाते हैं। उन्होंने ये 20 रोटी ऑनलाइन मंगवाई थी। रोटी खाने वाली बात भी ललित ने डायरी में लिखी थी। कुछ लोगों ने शक जताया कि भ्रम फैलाने के लिए किसी और ने ये डायरी घर में रख दी होगी, मगर जब पुलिस ने कुछ राइटिंग विशेषज्ञों और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद ली तो ये साफ हो गया कि ये डायरी ललित ने ही लिखी है, क्योंकि डायरी में लिखी हैंडराइटिंग ललित द्वारा अलग अलग स्थान पर लिखी गई हैंडराइटिंग से हूबहू मैच कर रही थी। आगे इस केस में साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट की भी मदद ली गई। पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद डॉक्टर ने खुलासा किया कि ये पूरा परिवार एक प्रकार के मानसिक रोग से पीड़ित हो गया था। मेडिकल टर्म में इसे शेयर्ड डिल्यूशन या साइकोसिस कहते हैं। इस स्थिति में परिवार के एक सदस्य को कोई एक भ्रम होता है और वो इस भ्रम का यकीन दूसरे लोगों को भी दिला देता है, फिर सभी भ्रम में जीने लगते हैं। ललित के साथ भी यही चीज हुई। पिता की मौत के बाद वो सदमे में चला गया और बाद में उसे भ्रम होने लगा कि पिताजी उसे दर्शन देते हैं। फिर जो भी बातें उसके दिमाग में आती थीं, वो उसे पिता का आदेश मानने लगा और धीरे धीरे इस बात का यकीन उसने पूरे परिवार को दिला दिया और इसी यकीन के भरोसे पूरे परिवार ने अपने ही हाथों से अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। 15 साल की युवा से लेकर 80 साल तक की बूढ़ी तक में से किसी ने भी ललित की बातों का जिक्र कभी किसी से नहीं किया था, क्योंकि ललित ने घर के सभी सदस्य को चेतावनी दी थी कि ये बात घर के बाहर नहीं जानी चाहिए। 3 साल की जांच के बाद पुलिस ने भी कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। पुलिस ने अपनी फाइनल रिपोर्ट में कहा कि सभी ने ललित के द्वारा रचित मायावी दुनिया में उलझकर अपने हाथों से अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। चलिए अब आपको बताते हैं कि उस घर की स्थिति अब क्या है। इस परिवार का एक पालतू कुत्ता भी था। जिस रात परिवार के सदस्यों ने मौत को गले लगाया, उससे पहले उन्हीं में से किसी ने कुत्ते को घर के ऊपर छत पर बांध दिया था। पुलिस वालों ने उस कुत्ते को वहां से रेस्क्यू करके एक एनजीओ के हवाले कर दिया था। सब कुछ शांत होने के बाद इस घर की देखभाल शुरू से इस घर में काम करने वाला एक व्यक्ति कर रहा था। आगे चलकर 2020 में इस घर में एक परिवार रहने आया, मगर कुछ ही समय बाद वो ये घर छोड़कर चला गया, क्योंकि उन लोगों ने इस घर में बहुत सारी एबनॉर्मल एक्टिविटीज महसूस की। उन्होंने दावा किया कि इस घर में रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं। उस परिवार के जाने के कुछ ही समय बाद यानी 2020 में घर के निचले फ्लोर को मोहन कुमार नाम के व्यक्ति ने किराए पर ले लिया। यहाँ वो पूरे परिवार के साथ रहते हैं। मोहन कुमार घर के नीचे एक डायग्नोस्टिक लैब और किराने की दुकान भी चलाते हैं, जबकि इस घर के ऊपरी माले पर अभी भी वही रह रहा है जो इस घर की देखभाल करता था। मोहन कुमार इस घर में रहने के लिए 2020 से 10,000 प्रति माह किराया देते हैं। मोहन कुमार बताते हैं कि उन्हें इस घर में कुछ भी अजीब नहीं लग रहा है और 4 साल से वह यहाँ पर रह रहे हैं। दोस्तों, इस पूरी कहानी को जानने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसके पास अच्छा खासा घर था, पैसा था, गाड़ी थी, एमबीए की पढ़ाई कर रहा था। उसके बावजूद भी उस लड़के ने आत्महत्या कर ली और उस का वजह भी प्यार में धोखा। ब्रेकअप के अगले ही पल मूव ऑन करने वाली इस जनरेशन में छत्तीसगढ़ के विलही शहर में रहने वाले गौरव को जब प्यार में धोखा मिला, ये अपने सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका और अपने हाथों ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। और इन सब का खुलासा हुआ मरने के जस्ट पहले, यानी कि 30 जनवरी 2024 को। 30 जनवरी 2024 को बनाए गए एक वीडियो से। तो आखिर पूरा मामला क्या है, गौरव के साथ ऐसा क्या कुछ हुआ कि उसे इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा, और मरने से पहले बनाए गए वीडियो में उसने जिन लोगों के खिलाफ आरोप लगाए थे उन सब के साथ क्या कुछ हुआ, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। मगर कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने द रियल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी बिलई के रहने वाले 22 साल के नौजवान गौरव राय की है। गौरव बिलई के आजाद मोहल्ला कैंप का रहने वाला था।
यहाँ ये अपने परिवार के साथ रहता था और साथ में श्री शंकराचार्य यूनिवर्सिटी से एमबीए की पढ़ाई कर रहा था। फिलहाल वो फर्स्ट ईयर में था। गौरव की जिंदगी में सब कुछ काफी अच्छा चल रहा था। कम से कम उसके दोस्तों और परिवार वालों को तो यही लग रहा था कि उसकी जिंदगी काफी अच्छी कट रही है, मगर अंदर ही अंदर गौरव एक अलग ही लड़ाई लड़ रहा था। ये लड़ाई धोखे और प्यार की थी। दरअसल गौरव हुमा नाम की एक लड़की को अपना दिल दे बैठा था। खुलासों के मुताबिक लगभग 4 साल पहले हुमा और गौरव की मुलाकात हुई और धीरे धीरे इन दोनों में दोस्ती हो गई और यही दोस्ती समय के साथ प्यार में बदल गई। मगर शायद ये प्यार एक तरफा था। तभी गौरव के जीवन में एक ऐसे मोड़ आए कि उसने अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली। अपने ही हाथों अपनी जिंदगी खत्म करने से पहले गौरव ने अपना एक वीडियो परिवार वालों और दोस्तों के साथ शेयर किया, जिससे कई ऐसे राज पता चले जिसे सुनकर लोगों में गुस्सा भर गया। दोस्तों और परिवार वालों में गौरव ने जो वीडियो भेजा था उसके मुताबिक वीडियो के शुरुआत में ये भयानक कदम उठाने से पहले गौरव ने पहले तो अपने मम्मी पापा से सॉरी बोलता है। मम्मी पापा सबको बोल रहा हूँ सॉरी मम्मी पापा, मैं ये सब स्टेप उठा रहा हूँ, मेरे को नहीं उठाना था। मेरे पास हर चीज थी, मेरा नया घर बन रहा था, मेरे भाई की शादी होने वाली थी, गाड़ी पैसा सब कुछ था हम लोग के पास, लेकिन एक लड़की ने आगे इतना फेक एलिगेशंस लगाया कि मैं पे मजबूर हो गया। फिर आगे के वीडियो में इस कदम उठाने के पीछे के कारण पर बात करना शुरू करता है। गौरव के मुताबिक इन दोनों की जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी, मगर बीतते समय के साथ हुमा और गौरव के रिश्ते में खटास आनी शुरू हो जाती है। इस खटास की वजह हुमा का अलग अलग लड़कों से काफी मिलना जुलना था। गौरव द्वारा बनाए गए वीडियो के मुताबिक जब इन दोनों के रिश्ते की शुरुआत होती है, उसके कुछ ही समय बाद वो एक दिन हुमा को किसी लड़के के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। यहाँ पर लगने लगता है कि दोनों का रिश्ता खत्म हो जाएगा, मगर किसी तरह बात बन जाती है और दोनों का रिश्ता चलता रहता है। 10 लड़कों से एक बार में बात किया करती थी और मेरे साथ रिलेशनशिप में थी, तो मैं उसे बहुत माफ किया। एज अ गार्जियन जैसे मैं उसको सही गलत रास्ते में चल जाया करके उससे मैं करता था, हमेशा तथा गलत करती थी। मैं दोस्त बोला करते थे कि भाई हुमा को इसके साथ देखा, हुमा ये करे, बोलता नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं ही बोला था, मैं ही भेजा था, मैं उसको जानता हूँ, ऐसे बोल के बार बार उसकी इज्जत में बचाता। गौरव के बयान के मुताबिक पहली बार पकड़े जाने पर हुमा प्रॉमिस करती है कि वो आगे से ऐसी गलती नहीं करेगी, मगर वो आगे भी कई बार दूसरे लड़कों के संगत में पाई जाती है। हुमा की इस हरकतों की वजह से गौरव कई बार अपना संयम खो बैठता है और जब एक बार फिर से हुमा को किसी और लड़कों के साथ देखता है तो अपना आपा खोकर हुमा को 2 थप्पड़ मार देता है। गौरव के मुताबिक इस थप्पड़ के बाद इन दोनों का रिलेशनशिप एक बार फिर से नॉर्मल हो जाता है। दोनों का साथ में उठना बैठना और घूमना फिर से शुरू हो जाता है। इसी क्रम में जब एक दिन हुमा और गौरव कहीं जा रहे थे, तभी रास्ते में गौरव की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। पेट्रोल खत्म होने पर हुमा के साथ ही गौरव पास के पेट्रोल पंप पर चला जाता है। तभी वहीं पर हुमा का भाई भी पहुंच जाता है। जब हुमा का भाई अपनी बहन को गौरव के साथ देखता है तो वो वहीं पर गुस्सा करना शुरू कर देता है। इस पर हुमा कहती है कि मेरा और गौरव का 4 महीने पहले ही ब्रेकअप हो चुका है, मैं इससे नहीं मिलना चाहती हूँ, मगर यही मुझसे मिलने के लिए बार बार मजबूर करता है और धमकियाँ देता है। मैं तो गाड़ी का तेल खत्म, मैं तेल लाने गया, तब वो गाड़ी से उतरी, तब उसका भाई किस्मत से दोबारा देख लिया। पहले वार्निंग दिया, इस पर बता दी तो कॉलेज बंद हो जाता। साथ ही उसने ये झूठ बोल दिया घर में कि 3 महीना 4 महीना हो गया है मेरा गौरव से रिलेशनशिप खत्म हुआ, बल्कि जिससे डेली में से वो मुझे बोला करती, आपको ऐसा लगा कॉल में कि मैं ही ज्यादा कॉल किया हूँ। हाँ, क्योंकि ऐसा क्या होता था, वो मुझे बार बार मेरे व्हाट्सएप के मैसेज डिलीट कर दिए गए उसके द्वारा, वरना मैं आपको वो भी दिखा देता। गौरव द्वारा जारी किए गए वीडियो में कही गई बातों की माने तो हुमा ने भाई के सामने गौरव पर जो भी आरोप लगाए थे वो सब बेबुनियाद थे। दरअसल उसने खुद को भाई और परिवार वालों को बचाने के लिए ही
ये झूठ बोल दिया था। खत्म हो गया था, बल्कि 3 महीने से कोई रिलेशनशिप खत्म हुई। रिलेशनशिप में मेरे साथ ही ये घर गई, घर में फंस गई से कुछ बहाना नहीं मिला, तो इसलिए मुझे उल्टा फंसा दिया और बोल दिया कि मुझे जबरदस्ती मेरी दोस्त को कॉल करके मुझे बुलवाया है, बुलवा के दुशा पर मार दिया। बल्कि मैं ऐसे डाल दूंगा, ये अपनी दोस्त के सामने भी गिड़गिड़ा रही थी कि मेरी जिंदगी बच जाएगी, प्लीज झूठ बोलते मेरी जिंदगी बच जाएगी करके अपनी दोस्त मौसमी को ही बोली है। उसका भी एसेस मेरे पास है। खुलासों के मुताबिक हुमा अपने ब्रेकअप का यकीन परिवार वालों को दिलाने के लिए अपने कुछ करीबी दोस्तों को भी झूठ बोलने के लिए कहती हैं। फिर हुमा के कहने पर उसके कुछ करीबी दोस्त उसके परिवार वालों के सामने गवाही देते हैं कि हुमा और गौरव का कई महीने पहले ही ब्रेकअप हो चुका है और गौरव ही कई बार हुमा को मिलने के लिए मजबूर करता है। इन सब के बीच गौरव कहता रहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हुमा और हम अभी रिलेशनशिप में हैं। इसके बावजूद हुमा का भाई गौरव की बातों पर यकीन नहीं करता है और गौरव को धमकी देता है कि आज के बाद अगर तुम मेरी बहन के आसपास दिखे तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। इसके बाद हुमा अपने भाई के साथ वहां से निकल जाती है। गौरव की वीडियो के मुताबिक इस घटना के बाद हुमा और गौरव का मिलना जुलना बंद हो जाता है और बातचीत भी ना के बराबर होती है। इन सब के बीच हुमा के परिवार वाले गौरव को लगातार परेशान करते रहते हैं। गौरव की लैंग्वेज में बोले तो हुमा के परिवार वाले लगातार गौरव को टॉर्चर और हरेसमेंट करना शुरू कर देते हैं और दिन प्रतिदिन गौरव के प्रति उनका टॉर्चर लेवल बढ़ता ही जाता है। बात तो यहाँ तक भी पहुँच जाती है कि हुमा के परिवार वाले गौरव को जान से मारने की धमकियां देने लगते हैं। परिवार वालों के साथ साथ हुमा भी परिवार के साथ जवान से जवान मिलाकर गौरव के खिलाफ बात करना शुरू कर देती है और धमकी देना शुरू कर देती है कि अगर तुमने कुछ किया तो मैं तुम्हें जबरदस्ती करने के केस में अंदर करवा दूंगी। गौरव के मुताबिक इन सब घटनाओं से वो बहुत ज्यादा तनाव में रहने लगता है। फिर भी वो किसी तरह खुद को समझाता रहता है कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर समय के साथ सब कुछ ठीक होने के बजाय चीजें और उलझती ही रहती हैं। बात 25 जनवरी 2024 को हद से ज्यादा ही बिगड़ जाती है। दरअसल 25 जनवरी 2024 को रास्ते में हुमा की बहन फिजा और फिजा के बॉयफ्रेंड मजहर से गौरव का आमना सामना हो जाता है। यहाँ पहले दोनों में बहस होती है और यही बहस हाथापाई में बदल जाती है। हैरेस किया, बहुत हैरेस किया इसकी बहन, इसने मजहर ने खूब हैरेस किया। वहाँ झगड़ा लड़ाई भी टाइप से हो गया था पूरा। इतना ज्यादा मुझे हैरेस किया। हैरेस करने के बाद इतना जो बोला गया मेरे को, इतने फेक एलिगेशन लगाए गए जिसका कोई हद नहीं है। एक फेक एलिगेशन लगाया कि इसका बात ही नहीं हो, कभी 3 में 4 महीने से बात ही नहीं करी, उससे कोई बात ही नहीं की, बल्कि ये बात की थी। तो इसने अपने आप को बचाने के लिए मेरी पूरी इज्जत को धजिया उड़ा दिया और मुझे गलत वहाँ साबित कर दिया। उसके बाद शाम को मजहर में से बात करने आया, उसने भी ये चीजें बोली और कुछ भी बोलता था कि देख लो एसएस देख लो या मैसेज देख लो, मेरा ये झूठ बोल रही है, मेरे साथ रिलेशनशिप में थी, झूठ बोल रही कि मेरे साथ रिलेशनशिप में थी, झूठ बोल रही करके। तो मुझे बार बार तू मारा कैसे करके बोला जाता था कि मेरी एक बात नहीं सुनी गई। मैंने बहुत एफर्ट डाला कि प्लीज मेरा बात सुनो, लेकिन मेरी एक बात नहीं सुनी गई। थप्पड़ मारे मुझे अकेले में ले जाके। इस घटना के बाद गौरव तय कर लेता है कि चीजें अब कभी भी सही नहीं हो सकती हैं और इसी के बाद वो 30 जनवरी 2024 के सुबह पास के ही 3 दर्शन मंदिर के सामने ही गुजरने वाले रेलवे ट्रैक पर चला जाता है। यहाँ आकर वो पहले ही अपनी आखिरी वीडियो रिकॉर्ड करता है, उसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के व्हाट्सएप पर सेंड कर देता है और फिर ट्रेन के आने का इंतजार करने लगता है। गौरव ने सब कुछ इतनी सुबह किया था कि जिसको भी ये वीडियो सेंड किया था तब तक सभी लोग सो रहे थे। इस कारण घटना के समय गौरव को कोई भी बचाने नहीं आता है और फिर इसी बीच ट्रेन आ जाती है और फिर उसके सामने कूदकर गौरव अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। इधर जब तक परिवार वालों और दोस्तों को वीडियो के बारे में पता चलता है तब तक बहुत देर हो जाती है। वो भागते हुए लगभग सुबह के 5 बजे लाश की जानकारी मिलने पर मंदिर के पास पहुंचते हैं। अब तक बहुत देर हो चुकी थी, गौरव इस दुनिया से जा चुका था। गौरव ने जो वीडियो
ठीक पहले शूट किया था, उसमें वो बताता है कि उसकी मौत की जिम्मेदार उसकी गर्लफ्रेंड हुमा है। उसके अलावा वो हुमा की बहन और उसके जीजा पर भी टॉर्चर करने, हत्या करने और मजबूर करने का आरोप लगाता है। गौरव उन सभी के खिलाफ कड़ी से कड़ी एक्शन लेने का मांग करता है। मैं अपनी जान से भी इन 300 लोगों के चक्कर में दे रहा हूँ। उसकी बहन और उसका जीजा, ये तीनों ने मुझे मिलके इतना हैरेस किया, इतना हैरेस किया, इतना हैरेस किया कि मैंने तक मेरी एक बात नहीं सुनी। और फाइनली वो बच भी गई। फर्स्ट मैं गया, वो भी फ्री में, कि हालिद शफ मैंने जबरदस्ती बुलाया था, बल्कि ऐसा कुछ था ही नहीं। ये लगता था उसकी शक्ल देख के लग रहा कि मुझसे जबरदस्ती थी। चीज बोलो तो हुमा टोटल एडिक्ट है। अगर डेली कम से कम 20-20, 30-30 देखती है, उस टाइप की हो चुकी है कि मतलब इतनी ज्यादा एडिक्टेड से कोई हद हिसाब नहीं हो सकता। मैं इस टाइप का लड़का था ही, तो इधर उधर इतना मुंह मारती थी इसका कोई हद हिसाब नहीं है। उसके पीजी, इसके पीजी, कभी ग्रीन वैली, कभी चौहान टाउन, कभी किसी के रूम। पता चला तो मैं सह नहीं पाया और मैंने उसे जाफड़ मार दिया। मैं जो वीडियो देख रहे सबसे पूछना चाहूंगा कि आप सह लोगे कि अगर आपको पता चलेगा कि आपकी गर्लफ्रेंड कर रही है? जाते टाइम, मरते टाइम तो मैं गलत साबित नहीं हो रहा हूँ यार। तो जो बोल के जा रहा हूँ सच बोल के जा रहा हूँ। तो सबसे विनती है, प्लीज 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 इस पे एक्शन लेना, वीडियो को शेयर करना और उन्हें सजा दिलवाना। वीडियो के आधार पर पुलिस वाले अपनी जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं और फिर जांच के आधार पर हुमा और हुमा की बहन फिजा और उसके जीजा मजहर पर धारा 306 और 34 के तहत FIR दर्ज कर ली जाती है और पुलिस आरोपियों की तलाश में लग जाती है। कुछ ही समय की मेहनत के बाद पास के ही छावनी पुलिस स्टेशन के द्वारा इन तीनों आरोपियों को, गौरव को टॉर्चर करने और उसे आत्महत्या के मजबूर करने के आरोप में 1 फरवरी 2024 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। केस की स्थिति की बात करें तो तीनों आरोपी सलाखों के पीछे हैं और मामला अदालत में चल रहा है। और वहीं गौरव की के बाद गौरव के दोस्तों ने भेलही शहर में रैलियां भी निकालकर गौरव को इंसाफ दिलाने के लिए मांग करते हैं। अब इन तीनों आरोपियों को क्या सजा मिलती है वो तो आने वाला समय ही बताएगा। वैसे दोस्तों, आपके अनुसार गौरव ने जो कुछ भी किया उस पे आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 2020 में जब देश भर में कोरोना ने पैर पसारना शुरू किया था, तभी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के VVIP इलाके में एक ऐसी घटना घटी थी जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक तहलका मचा दिया था। मामला डबल मर्डर का था और ये मर्डर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑफिस से महज चंद कदम की दूरी पर स्थित रेलवे के एक बड़े अधिकारी के बंगले में हुआ था। मामला इतना VIP था कि महज 3 से 4 घंटे के अंदर ही पुलिस ने केस को सॉल्व कर लिया था। इसके बावजूद केस मिस्टीरियस ही रह गया और आगे ये केस बाप बेटी के पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर देने की हद तक पहुंच गया। तो आखिर क्या है इस केस की पूरी कहानी? हत्या किसकी हुई थी? हत्या किसने की थी? और आगे इस केस में क्या कुछ हुआ? चलिए जानते हैं सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में। आगे इस केस में बाप बेटी के बारे में जो बातें सामने आई थी उसे सुनकर यकीनन आप शॉक्ड रह जाएंगे। उससे पहले तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। तो जैसा कि हमने बताया, कहानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पौष इलाके गौतमपल्ली पुलिस स्टेशन के विवेकानंद मार्ग स्थित बंगला नंबर 9 की है। अगस्त 2020 में ये बंगला रेलवे के बड़े अधिकारी RD वाजपेयी के परिवार का आशियाना हुआ करता था। 1998 बैच के रेलवे अधिकारी RD वाजपेयी का कुछ समय पहले ही लखनऊ से दिल्ली ट्रांसफर हुआ था। दिल्ली में फिलहाल RD वाजपेयी रेलवे बोर्ड के स्पोक पर्सन के पद पर कार्यरत थे। तब देश के रेल मंत्री थे पीयूष गोयल। ड्यूटी के चक्कर में RD वाजपेयी 29 अगस्त 2020 को दिल्ली में थे, जबकि उनकी पत्नी मालिनी दत्त वाजपेयी, बेटा सर्वदत्त वाजपेयी और एक 15 साल की बेटी लखनऊ के इसी बंगले में रह रहे थे। बेटी फिलहाल लोरेटो हाई स्कूल में 9th क्लास में थी और वह प्रोफेशनल शूटिंग की प्लेयर भी थी। इसने बहुत कम उम्र में ही कई बड़े शूटिंग टूर्नामेंट भी जीते थे। बेटा गोमती नगर संस्कृति यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहा था। क्योंकि घटना के समय लड़की नाबालिग थी, इसलिए कहीं भी हम RD वाजपेयी की बेटी का नाम नहीं ले रहे हैं। खैर, 29 अगस्त को RD वाजपेयी का जन्मदिन था, मगर काम की वजह से वाजपेयी लखनऊ में परिवार के साथ नहीं थे।
इसलिए वाजपेयी की पत्नी और बेटा फैसला करते हैं कि उनका बर्थडे घर पर ही मनाएंगे और वाजपेयी शाम में उस प्रोग्राम में वीडियो कॉल के माध्यम से शामिल होंगे। सब कुछ प्लान करने के बाद दोपहर के समय मालिनी और सर्वदत्त कमरे में आराम करने के लिए चले जाते हैं, जबकि उनकी बेटी भी अपने कमरे में चली जाती हैं। अभी दोपहर के लगभग 3 बज रहे थे। आर.डी. वाजपेयी के सास ससुर यानी मालिनी के माता पिता मालिनी के सरकारी बंगले से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर गोमती नगर इलाके में रहते थे। लगभग 3 बजे शाम में आर.डी. वाजपेयी की बेटी घबराई आवाज में अपनी नानी को फोन करती है और उनसे कहती है कि मैं भाई और माँ को उठाने की कोशिश कर रही हूँ मगर वो उठ नहीं रहे हैं। उनकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है। जितनी जल्दी हो आप एम्बुलेंस लेकर यहाँ आ जाओ। इतना कहने के बाद वो लड़की फोन पर ही जोर जोर से रोने लगती है। लड़की के रोने की आवाज सुनकर मालिनी की माँ घबरा जाती हैं। वो तुरंत इस बात की जानकारी अपने पति को देती हैं और फिर दोनों बस कुछ मिनट के अंदर ही भागते हुए आर.डी. वाजपेयी के बंगले पर पहुंच जाते हैं। नाना नानी और परिवार के दूसरे सदस्यों को देखकर लड़की और जोर से चिल्लाने लगती है और उनको एक कमरे की तरफ जाने का इशारा करती है। जब सभी कमरे में जाते हैं तो वहां का नजारा देखकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहां उन्हें नजर आता है कि कमरे में मालिनी और उनका बेटा सर्वदत्त खून से लहूलुहान स्थिति में पड़ा हुआ था। वहां मौजूद लोग उन्हें जगाने की कोशिश करते हैं मगर दोनों की ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वहां पर मौजूद लोग जल्द ही इमरजेंसी नंबर 112 पर फोन कर देते हैं। बस चंद मिनट में एम्बुलेंस भी बंगले के बाहर पहुंच जाती है। इसके अलावा स्थानीय पुलिस स्टेशन के अधिकारी भी मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंच जाते हैं। कमरे में ही मेडिकल टीम द्वारा दोनों का परीक्षण किया जाता है और उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। दोनों के सर में गोली लगी थी। इतने वीआईपी इलाके में एक बड़े सरकारी अधिकारी की पत्नी और बेटे की दिन दहाड़े हत्या की खबर से पूरे प्रशासन में हड़कंप मच जाता है। इस बात की जानकारी दिल्ली में काम कर रहे आर.डी. वाजपेयी को भी दी जाती है। चूंकि वाजपेयी तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल के करीबी अधिकारी के तौर पर काम कर रहे थे, इसलिए मामले की जानकारी पीयूष गोयल को भी हो जाती है। तुरंत पीयूष गोयल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी फोन करके मामले की जानकारी देते हैं और उनसे मामले में तुरंत आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध करते हैं। क्योंकि अब इस मामले में दिल्ली और लखनऊ भी इन्वॉल्व हो चुका था, इसलिए राज्य के आला पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले डीजीपी एच.सी. अवस्थी मौके पर पहुंचते हैं और अपनी जांच शुरू कर देते हैं। घटना के समय इस घर में इन तीनों माँ, बेटे और बेटी के अलावा एक नौकर भी था। पहले शक नौकर पर जाता है कि कहीं नौकर ने तो कुछ गलत नहीं किया है, मगर शुरुआती कुछ ही देर की जांच के बाद नौकर शक के दायरे से बाहर हो जाता है। अब पुलिस दूसरे एंगल से जांच करना शुरू कर देती है कि कहीं बाहर से आकर तो किसी ने इन दोनों की हत्या नहीं कर दी, मगर जल्द ही पुलिस इस संभावना को भी खारिज कर देती है क्योंकि जांच में कहीं से भी घर के अंदर किसी बाहरी व्यक्ति के आने के संकेत नहीं मिलते हैं। अब इस मामले में पुलिस की कोई मदद कर सकता था तो वो थी घर में मौजूद लड़की। जब पुलिस वाले इस लड़की से पूछताछ शुरू करते हैं तो वो कुछ भी बताने से इनकार कर देती है और कहती है कि जब पापा आएंगे तभी मैं उन्हें सब कुछ बताऊंगी। जिस दिन ये घटना घटी थी उस समय तक देश में कोरोना का प्रकोप बढ़ चुका था और हवाई जहाज का परिचालन भी बंद हो चुका था। इसलिए मामले की जानकारी मिलने के बाद आर.डी. वाजपेयी कार से ही दिल्ली से लखनऊ आ रहे थे। बेटी की जिद थी कि पिता के आने पर ही वो सब कुछ बताएगी, मगर फिर भी पुलिस वाले संयम और समझदारी से जांच आगे बढ़ाते हैं और लड़की से इस घटना के बारे में कुछ जानकारी निकालना शुरू कर देते हैं। पूछताछ के दौरान लड़की अजीबोगरीब हरकत करती रहती है और वह घर में भूत प्रेत होने जैसी बातें करती रहती है। इन सब बातों के दौरान पुलिस वाले नोटिस करते हैं कि लड़की लगातार अपने दोनों हाथ को छुपा रही है और वह लगातार दुपट्टे को भी संभाल रही थी कि हाथ पर किसी की नजर ना पड़े। लड़की की इस हरकत को देखकर पुलिस वाले उसे हाथ से दुपट्टा हटाने को कहते हैं, मगर लड़की ऐसा नहीं करती है। फिर पुलिस के कुछ अधिकारी प्यार से समझाते हुए लड़की के हाथ से दुपट्टा हटाते हैं तो वह सभी दंग रह जाते हैं क्योंकि लड़के के दोनों हाथों पर कम से कम 100 कट के निशान थे और कुछ जख्म तो बिल्कुल ताजा थे। हथेली पर का घाव तो इतना ताजा था कि जैसे मानो हथेली को अभी थोड़ी देर पहले ही काटा गया है। हथेली पर बैंडेज बंधा हुआ था।
इसके बारे में जब पुलिस वाले उससे पूछते हैं तो वो कुछ भी क्लियर नहीं बताती है और अजीब हरकत करना शुरू कर देती है। इस बीच जब पुलिस वाले लड़की के कमरे की तलाशी लेते हैं तो कमरे में कुछ अजीब सी भूत प्रेत वाली किताबें मिलती हैं। बाथरूम के मिरर पर डिस्क्वालिफाइड ह्यूमन लिखा हुआ मिलता है और इसके बीचों बीच भी एक गोली दागी हुई मिलती है। घर में लड़की का लाइसेंसी पिस्तल भी मिलता है। लड़की प्रोफेशनल शूटिंग प्लेयर थी, इसलिए उसे बंदूक का लाइसेंस मिल चुका था। उसी लाइसेंसी बंदूक से 3 गोली फायर की गई थी। घटना वाले समय भी घर में 3 ही गोली चलने के सबूत मिलते हैं। एक गोली सर्वदत्त के सर में मारा गया था, दूसरी गोली मालिनी के सर में मारी गई थी, जबकि एक गोली बाथरूम के शीशे पर डिस्क्वालिफाइड ह्यूमन लिखकर उसके बीचों बीच चलाया गया था। पुलिस को शुरुआती जांच में ही संकेत मिलने लगते हैं कि ये दोनों हत्याएं किसी और ने नहीं बल्कि इस लड़की ने ही की हैं। फिर भी पुलिस वाले आरडी वाजपेयी के लखनऊ पहुंचने का इंतजार करने लगते हैं। जब आरडी वाजपेयी लखनऊ पहुंचते हैं तो उनकी बेटी उनसे लिपट कर रोने लगती है और फिर उनसे कहना शुरू करती है कि ये जो कुछ भी हुआ है वह भूत ने किया है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। लड़की लगातार इधर उधर की बातें करके पुलिस को मिसलीड करती रहती है, मगर जब पुलिस वाले थोड़ी सी सख्ती दिखाते हैं तो तुरंत लड़की अपनी माँ और भाई की हत्या की बात कबूल कर लेती है। साथ ही वह कहती है कि घर में एक भूत है जिसने उसे इन दोनों को मारने के लिए कहा था। पूछताछ में लड़की ये भी कहती है कि मैं उस भूत के बारे में पिछले काफी समय से अपनी माँ और भाई को बताया करती थी, मगर उन लोगों को भूत के होने का यकीन ही नहीं होता था। पूछताछ में खुलासा होता है कि जब मालिनी वाजपेयी अपने बेटे के साथ आराम करने चली जाती थी तब लगभग 3 बजे के आसपास उनकी बेटी अपनी लाइसेंसी पिस्तल लेकर अपनी माँ के कमरे में दाखिल होती है और बिना किसी को कुछ कहे सीधा फायर अपनी माँ के सर पर कर देती है। क्योंकि लड़की ऑलरेडी प्रोफेशनल शूटिंग प्लेयर थी, इसलिए उसका निशाना बिल्कुल भी नहीं चूकता है और गोली सीधे उसकी माँ के सर के बीचों बीच जाकर लगती है, जिससे उन्हें उफ तक करने का मौका नहीं मिलता है और वो वहीं पर मर जाती हैं। लड़की का भाई पास में ही आराम कर रहा था। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही लड़की उसके सर में भी गोली मार देती है और वह भी वहीं पर ढेर हो जाता है। दोनों को गोली मारने के बाद वो पास में ही रखी हुई एक बेडशीट इन दोनों के शरीर पर डाल देती है। फिर वो अपनी नानी को फोन करके कहानी बनाना शुरू कर देती है। घटना के लगभग 4 घंटों के बाद ही पुलिस वाले खुलासा कर देते हैं कि रेलवे अधिकारी आरडी वाजपेयी की पत्नी और बेटे की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उनकी ही नाबालिग बेटी ने की है। हालांकि पुलिस वाले साथ में ये भी बताते हैं कि लड़की की स्थिति से पता चलता है कि वो गहरे डिप्रेशन में है और उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। उसने डिप्रेशन की हालत में ही अपनी माँ और भाई की हत्या कर दी है। पुलिस ये भी बताती है कि लड़की की दिमागी हालत इतनी ज्यादा खराब है कि पिछले कई दिनों से वह खुद को ही चोटिल कर रही है। पुलिस लड़की के पास से एक ब्लेड और रेजर भी बरामद करती है जिससे वह अपना हाथ काटा करती थी। इस मामले में ट्विस्ट तब आ जाता है जब आरडी वाजपेयी पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज करवाते हैं। वो अपने बयान में अपनी बेटी को अपने पत्नी और बेटे का कातिल मानने से मना कर देते हैं और वो दावा करते हैं कि उनकी बेटी ने ये हत्याएं नहीं की हैं बल्कि घर में किसी बाहरी व्यक्ति ने घुसकर ये सब कुछ किया है। इसलिए वो हत्या का आरोप अज्ञात पर लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाते हैं। इस बीच घर में मौजूद दोनों लाश को अपने कब्जे में लेकर पुलिस वाले पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और फिर पोस्टमार्टम के बाद दोनों का अंतिम संस्कार भी करवा दिया जाता है। लड़की की हालत तब तक इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो अपनी माँ और भाई के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं होती है और वो अपनी नानी के साथ उनके घर पर रहती है। अंतिम संस्कार के बाद पुलिस वाले अपनी जांच आगे बढ़ाते हैं। लड़की के बयान तथा सबूतों के आधार पर लड़की को अपनी हिरासत में ले लेते हैं। आगे लड़की को 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया जाता है। पुलिस कस्टडी में सबसे पहले लड़की का मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है जहां उसे डिप्रेस्ड करार दिया जाता है। फिर लड़की को जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया जाता है। यहाँ आरडी वाजपेयी अदालत से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनकी बेटी की हालत ठीक नहीं है, इसलिए उसे जेल में रखने की बजाय उनके घर में ही कस्टडी में रखा जाए। कोर्ट आरडी वाजपेयी की इस रिक्वेस्ट को मान लेता है और फिर लड़की को उसके घर में ही कस्टडी में रखा जाता है। साथ ही सिविल ड्रेस में पुलिस वाले उसके घर पर तैनात कर दिए जाते हैं। आगे इस मामले में पुलिस बहुत कुछ नहीं कर पाती है क्योंकि लड़की दिमागी तौर पर बीमार पाई जाती है। उसका इलाज साइकेट्रिस्ट द्वारा
किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में शुरू होता है। आगे इस केस में लड़की के खिलाफ बहुत कुछ नहीं होता है। जल्द ही उसे अदालत द्वारा बेल भी मिल जाती है और फिर कुछ महीने बाद लड़की अपने पिता के साथ दिल्ली में ही रहने चली जाती है। धीरे धीरे लोग इस केस को भी भुला देते हैं। इसी बीच लगभग 1 साल का समय भी बीत जाता है। तभी एक बार फिर से आर.डी. वाजपेयी और उनकी बेटी जबरदस्त तरीके से चर्चा में आते हैं और इस बार इन दोनों के चर्चा में आने की वजह बहुत ही शर्मनाक और भयानक थी। जिस नाबालिग लड़की पर पागलपन की हालत में अपनी मां और भाई की हत्या का आरोप लगा था, वही लड़की 23 नवंबर को अपने पिता आर.डी. वाजपेयी तथा अपनी बुआ पिंकी तिवारी के खिलाफ अलीगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए शिकायत करती हैं कि उसके पिता 2013 से ही उसका शोषण कर रहे हैं। इतना ही नहीं, लड़की दावा करती है कि मां और भाई की मृत्यु के बाद जब वो दिल्ली में अपने पिता के साथ रहने गई तो वहां उसकी बुआ ने जबरदस्ती उसे पिता के कमरे में भेजना शुरू कर दिया था। लड़की अपने पिता और बुआ पर इतने गंभीर आरोप लगाती है कि पिता और बुआ के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज तो किया ही जाता है। इसके अलावा उन पर छेड़खानी और बलात्कार की धाराओं के तहत भी मामला दर्ज किया जाता है। चूंकि बेटी ने अपने पिता और बुआ के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था, इसलिए मामला दर्ज होने के बाद ये दोनों आरोपी स्थानीय अदालत में जाकर अरेस्ट स्टे ले लेते हैं, यानी पुलिस उन्हें चाहकर भी गिरफ्तार नहीं कर सकती है। अब इस केस की मौजूदा स्थिति की बात करें तो अदालत में साबित हो गया कि लड़की ने डिप्रेशन में आकर ही अपनी मां और भाई की हत्या की थी, इसलिए उसके खिलाफ कोई भी कठोर कार्यवाही नहीं की गई और मामला आज भी अदालतों की फाइलों में पड़ा हुआ है। वहीं लड़की ने जो आरोप अपने पिता और बुआ पर लगाया था, उस मामले में दोनों को आरोपी बनाते हुए पुलिस 2022 में चार्जशीट फाइल कर देती है। फिलहाल ये मामला भी अदालत में चल रहा है। दोस्तों, ये पूरी कहानी जानने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जनवरी 2024 की शुरुआत में एक ऐसी खबर आई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। ये खबर थी एक मां द्वारा अपने ही 4 साल के मासूम बेटे की हत्या की, और जिस मां पर हत्या का आरोप लगा था वो कोई मामूली औरत नहीं बल्कि एक डेटा साइंटिस्ट तथा एक बड़ी कंपनी की CEO थी। आप समझ गए होंगे कि हम सूचना सेठ केस की बात कर रहे हैं। तो आखिर सूचना सेठ केस की पूरी कहानी क्या है? सूचना सेठ ने अपने 4 साल के मासूम बेटे की हत्या क्यों की? सूचना पुलिस की पकड़ में कैसे आई और अब तक की पुलिस जांच में इस केस के बारे में क्या कुछ सामने आया है? चलिए जानते हैं सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में। उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, ये कहानी हाल ही में सुर्खियों में रहने वाले सूचना सेठ केस की है। सूचना सेठ मूल रूप से बंगाल की रहने वाली थी। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई कोलकाता से की थी। आगे चलकर इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर के क्षेत्र में अपना करियर बनाने का फैसला किया। ये पेशे से एक AI एथिक्स एक्सपर्ट और डेटा साइंटिस्ट हैं। सूचना सेठ 100 ब्रिलियंट वुमेन इन AI एथिक्स लिस्ट में भी शामिल रही हैं। इसके अलावा इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से फेलोशिप भी किया है। इतना ही नहीं, ये रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी रिसर्च फेलो रह चुकी हैं। सूचना के नाम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के पेटेंट भी हैं। फिलहाल बेंगलोर में रहकर काम कर रही सूचना सेठ रात के लगभग 11:30 बजे गोवा के कलंगुट बीच के पास मौजूद सोल बनियान ग्रैंड सर्विस अपार्टमेंट होटल में एंट्री करती हैं। सूचना ने यह होटल पिछले ही दिनों 6 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक के लिए बुक किया था। बुकिंग के हिसाब से सूचना को इस होटल में 10 जनवरी तक रुकना था, मगर अचानक 7 जनवरी को रात के लगभग 9:10 पर सूचना होटल के काउंटर पर फोन करती हैं और कहती हैं कि मैं अभी इसी वक्त होटल से निकलना चाहती हूं, क्योंकि मुझे एक बेहद ही अर्जेंट काम के सिलसिले में बेंगलुरु जाना है। सूचना की बात सुनकर होटल स्टाफ सूचना से कहते हैं कि आप जब चाहें जा सकती हैं। इस पर सूचना जवाब देती हैं कि मैं अभी जाना चाहती हूं और मुझे बेंगलुरु तक जाने के लिए एक टैक्सी चाहिए। इस पर होटल का स्टाफ सूचना को जवाब देता है कि टैक्सी से बेंगलुरु तक जाना काफी महंगा भी होगा और उसमें समय भी अधिक लगेगा। इससे बेहतर है कि आप फ्लाइट से चली जाइए। होटल स्टाफ के समझाने के बावजूद सूचना एक ही जिद पर अड़ी रहती हैं कि जितनी जल्दी हो आप मुझे एक टैक्सी अरेंज करके दीजिए। सूचना की जिद करने के बाद होटल स्टाफ एक टैक्सी ड्राइवर से संपर्क करते हैं। कई टैक्सी ड्राइवर तो बेंगलोर तक जाने से मना कर देते हैं,
मगर रॉय जॉन डिसूजा नाम का एक टैक्सी ड्राइवर अपनी टैक्सी लेकर बेंगलुरु तक जाने के लिए रेडी हो जाता है, मगर बदले में वो 30,000 रुपए किराया मांगता है। इस बात की जानकारी होटल स्टाफ द्वारा सूचना सेठ को दी जाती है। जवाब में सूचना कहती है कि पैसे की चिंता मत करो, बस मुझे टैक्सी दिलवा दो। किराया तय होने के बाद थोड़ी देर बाद डिसूजा अपनी कार लेकर होटल तक पहुंच जाता है। थोड़ी ही देर बाद सूचना सेठ भी अपने लगेज के साथ होटल के बाहर आ जाती हैं। रात के लगभग 1 बजे ड्राइवर अपनी इनोवा कार में सूचना सेठ को बैठाकर बेंगलुरु के लिए निकल जाता है। यहाँ तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। अमूमन जब कोई गेस्ट होटल से निकल जाता है तब उसके कमरे की साफ सफाई की जाती है ताकि दूसरे गेस्ट आकर ठहर सकें। जिस कमरे में सूचना सेठ रुकी थी उस कमरे में भी सफाई के लिए एक होटल कर्मचारी जाता है। जब होटल कर्मचारी अपना काम शुरू करता है तभी उसकी नजर कमरे के फर्श पर कुछ लाल धब्बों पर पड़ती हैं। उन धब्बों को देखकर कर्मचारियों को लगता है कि शायद ये खून के कतरे हो सकते हैं, इसलिए वो इस बात की जानकारी होटल के मैनेजर को देते हैं। मैनेजर भी जाकर कमरे का जायजा लेता है और फिर तुरंत ही कलंगुट पुलिस स्टेशन में फोन करके कमरे में मौजूद खून के धब्बे की जानकारी देता है। ये जानकारी मिलते ही कलंगुट स्टेशन से पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंचती है और वो भी कमरे की तलाशी लेती है। उन्हें भी खून का धब्बा नजर आता है। इसके बाद पुलिस वाले होटल के सीसीटीवी फुटेज को खंगालने का फैसला करते हैं। सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि जब महिला होटल के अंदर दाखिल हो रही थी तो उसके साथ एक छोटा सा बच्चा भी था, मगर जब वो रात के लगभग 1 बजे होटल के बाहर निकलती हैं तो उसके साथ बच्चा नहीं था। इतना देखते ही पुलिस वाले तुरंत सूचना सेठ के मोबाइल पर फोन करके उससे बात करने की कोशिश करते हैं, मगर सूचना सेठ का मोबाइल नंबर स्विच ऑफ आता है। इसके बाद पुलिस अधिकारी होटल से उस ड्राइवर का नंबर लेते हैं जो ड्राइवर सूचना सेठ को अपनी कार से बेंगलुरु लेकर जा रहा था। पुलिस वाले ड्राइवर को फोन करते हैं और ड्राइवर से कहते हैं कि फोन पैसेंजर को दो। जब पुलिस वाले महिला से बात करते हैं और पूछते हैं कि आपके साथ आपका बेटा भी होटल के अंदर दाखिल हुआ था, मगर वापस जाते हुए उसे किसी ने नहीं देखा, तो आप बताएं कि आपका बेटा कहाँ है। इस पर सूचना सेठ बड़े आराम से जवाब देती हैं कि मैंने बच्चे को शाम के समय ही पास में ही रहने वाली अपनी एक रिश्तेदार के यहाँ छोड़ दिया था। पुलिस वाले सूचना से उस रिश्तेदार का एड्रेस मांगते हैं जहाँ उसने अपने बेटे को छोड़ने का दावा किया था। पुलिस के कहने पर सूचना सेठ पुलिस वालों को एक एड्रेस लिखवाती हैं। तत्काल ही कलंगुट पुलिस सूचना सेठ द्वारा दी गई एड्रेस के नजदीकी थाने से संपर्क करती हैं और उनसे कहते हैं कि इस एड्रेस पर जाकर पता करो कि कोई बच्चा वहां है या नहीं। अब कुछ पुलिस वाले सूचना द्वारा दिए गए एड्रेस पर जाकर बच्चे के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं, मगर शुरुआती जांच में ही पता चलता है कि सूचना ने जो एड्रेस पुलिस वालों को दिया था वो एड्रेस ही फर्जी है। इसके बाद पुलिस वालों को लगने लगता है कि दाल में कुछ काला है, इसलिए अब एक बार फिर से कलंगुट पुलिस वाले कार ड्राइवर को फोन करते हैं और उससे कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके तुम कार को लेकर नजदीकी पुलिस स्टेशन में चले जाओ, मगर इस बात की भनक पैसेंजर को नहीं लगनी चाहिए कि तुम कार लेकर थाने की तरफ जा रहे हो। जैसा कि पुलिस वालों ने ड्राइवर को आदेश दिया था, ड्राइवर डिसूजा वैसा ही करता है। थोड़ी दूर चलने के बाद सूचना से ड्राइवर कहता है कि आगे बहुत ज्यादा जाम लगा हुआ है और अगर हम इस रास्ते से गए तो बहुत ज्यादा वक्त लग सकता है, इसलिए मैं आपको दूसरे रास्ते से लेकर चलता हूँ। फिर इसी बहाने ड्राइवर चुपचाप कार को लेकर कर्नाटक के चित्रदुर्गा इलाके के ऐमांगला पुलिस स्टेशन में खड़ा कर देता है। फिर ड्राइवर कार से उतरकर पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है और ऐमांगला पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारियों की बात गोवा पुलिस के अधिकारियों से करवाता है। गोवा पुलिस के अधिकारी ऐमांगला स्टेशन के अधिकारियों से कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस महिला के सामान की तलाशी लो। जब यहाँ पुलिस वाले सूचना सेठ के सामान की तलाशी लेना शुरू करते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस वालों के कहने पर सूचना अपना बड़ा सा बैग खोलती है तो पहले उसमें कुछ कपड़े दिखाई देते हैं। उसके नीचे बच्चे का खिलौना नजर आता है। यह खिलौना सूचना के बेटे का ही था। जब सभी सामान को वहां से हटाया जाता है तो बैग में सबसे नीचे 4 साल के मासूम का शव दिखाई देता है। जब पुलिस वाले सूचना से पूछते हैं कि ये बच्चा कौन है और इसकी हत्या किसने की है, तो जवाब में सूचना कहती है कि ये मेरा बेटा है और इसे किसने मारा मैं नहीं जानती। तुरंत ही इस बात की जानकारी गोवा पुलिस को भी दे दी जाती है और फिर सूचना को कर्नाटक में ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। कर्नाटक में सूचना की गिरफ्तारी के बाद गोवा पुलिस की भी एक टीम कर्नाटक आ जाती है
और फिर वहां से सूचना सेठ को कर्नाटक पुलिस अपनी हिरासत में ले लेती है। फिर आगे उसे कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां से उसे पुलिस रिमांड में भेज दिया जाता है। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस बात का पता लगाना था कि इस हत्या का मोटिव क्या है। इसलिए पुलिस वाले सूचना सेठ से पूछताछ शुरू करते हैं। शुरुआती पूछताछ में ही सूचना सेठ कहती हैं कि मुझे नहीं पता कि मेरे बेटे की हत्या किसने की है, क्योंकि जब मैं सोने गई थी तो मेरा बेटा जिंदा था और जब मैं जागी तो मेरा बेटा मर चुका था। इसलिए मैं इसे अपने साथ बैग में लेकर जा रही थी ताकि मैं इसके साथ हमेशा के लिए रह सकूं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पुलिस वाले लगभग 10 से 12 दिनों तक लगातार सूचना सेठ से पूछताछ करते रहते हैं, मगर सूचना लगातार एक ही बात की रट लगाए रहती हैं कि उसे नहीं पता कि बेटे की हत्या किसने की है। वो खुद को बेकसूर बताती रहती हैं। भले ही सूचना खुद को बेकसूर बता रही थी, मगर जब बच्चे का पोस्टमार्टम किया जाता है तो बताया जाता है कि पोस्टमार्टम से लगभग 36 घंटे पहले बच्चे की हत्या तकिए से मुंह दबाकर या फिर गला घोट कर की गई है। मतलब कि जिस समय बच्चे की हत्या की गई उस समय बच्चा अपनी मां सूचना सेठ के ही पास था। जब कई दिनों की मेहनत के बावजूद सूचना कोई भी जानकारी नहीं देती है तो आगे की पूछताछ के लिए पुलिस वाले कुछ जाने माने साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट की मदद भी लेते हैं ताकि सूचना से सटीक और सही जानकारी निकलवाई जा सके, मगर उन लोगों की भी मेहनत बेकार चली जाती है। हालांकि इस बीच पुलिस को उस कमरे से कई ऐसे अहम सबूत मिलते हैं जिससे इस बात को बल मिलता है कि बच्चे की हत्या उसी कमरे में की गई थी। पुलिस की जांच में यह भी सामने आता है कि उस कमरे में सूचना सेठ के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति ने एंट्री नहीं की है। ऐसे में सूचना सेठ का यह कहना कि किसी और ने उसके बेटे की हत्या कर दी बेमानी नजर आता है। जब पुलिस के सामने सूचना सेठ अपनी जबान नहीं खोलती हैं, तो अब आगे की पूछताछ के लिए जांच में सूचना के पति को भी शामिल किया जाता है और दोनों पति पत्नी से आमने सामने बैठकर पूछताछ की जाती है। हालांकि इससे भी बहुत कुछ हासिल नहीं होता है। जांच आगे बढ़ाते हुए पुलिस वाले सूचना सेठ और उसके पति वेंकट रमन की कुंडली खंगालना शुरू कर देते हैं। जांच में पता चलता है कि सूचना सेठ का पति वेंकट रमन केरल का रहने वाला था। इन दोनों की मुलाकात जॉब के दिनों में ही होती है और फिर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और एक समय बाद 2010 में शादी कर लेते हैं। शादी के कई साल बाद उनके घर एक बेटे का जन्म होता है। बेटे के जन्म के बाद दोनों का रिश्ता बनने की बजाय बिगड़ ही जाता है और धीरे धीरे हालात इतने ज्यादा बदतर हो जाते हैं कि दोनों 2023 में फैमिली कोर्ट में डिवोर्स के लिए आवेदन कर देते हैं। दोनों पति पत्नी का डिवोर्स लगभग तय हो चुका था, मगर मामला बेटे की कस्टडी को लेकर अटका हुआ था। सूचना सेठ चाह रही थी कि बेटा उसके साथ रहे, जबकि वेंकट रमन चाहते थे कि बेटे की कस्टडी उन्हें मिले। इस बात को लेकर लंबे समय से कोर्ट में सुनवाई भी चल रही थी। सूचना और वेंकट रमन के बीच बात इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी थी कि सूचना वेंकट को बेटे से मिलने भी नहीं दिया करती थी। इस बात को लेकर वेंकट अदालत की शरण में जाता है और फिर वहां से फैसला सुनाया जाता है कि हर संडे वेंकट अपने बेटे से मिल सकता है। अदालत वेंकट रमन को महीने का 20,000 रुपए गुजारा भत्ता के रूप में सूचना सेठ को देने का आदेश देता है। इस फैसले के बाद काफी समय बाद 10 दिसंबर 2023 को वेंकट रमन अपने बेटे से मुलाकात करते हैं, मगर इसके बाद 4-5 संडे यूं ही निकल जाते हैं और वेंकट चाहकर भी अपने बेटे से नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि कोई ना कोई बहाना करके सूचना अपने बेटे को लेकर बेंगलुरु से निकल जाया करती थी। वेंकट अपने बेटे से ना मिल पाए, इसीलिए 31 दिसंबर 2023 को भी सूचना अपने बेटे के साथ बेंगलुरु से गोवा आ जाती है। यहाँ वो लगभग 3 दिनों तक अलग अलग जगह पर घूमती है, फिर बड़े होटल में रहकर वापस बेंगलुरु चली जाती है और फिर 4 दिन बाद ही एक बार फिर से बेटे को लेकर गोवा आती है और 6 तारीख की रात को होटल में एंट्री करती है। जैसा कि हमने बताया था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक शव मिलने के लगभग 36 घंटे पहले ही बच्चे की हत्या की गई थी। इस हिसाब से होटल में एंट्री करने के 2 घंटे बाद ही सूचना सेठ अपने बेटे की हत्या कर देती हैं और फिर अगले 18 घंटे तक बेटे के शव के साथ ही होटल के कमरे में बंद रहती हैं। इस दौरान सूचना ना तो एक बार भी खाने के लिए कुछ मंगाती हैं और ना ही किसी से बात करती हैं। हालांकि इस बीच जब लगातार बेटे से मिलने के लिए सूचना सेठ का पति वेंकट रमन सूचना को कॉल करने की कोशिश करता रहता है, तो जवाब में सूचना एक मैसेज करती हैं कि तुम संडे को अपने बेटे से मिल सकते हो। हालांकि ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि तब तक बच्चे की मौत हो चुकी होती है।
इस पूरे मामले में सूचना सेठ का रवैया शुरू से बड़ा ही अजीब लगता है। इसलिए कुछ लोग दावा करने लगते हैं कि शायद सूचना सेठ मानसिक तौर पर फिट नहीं है और उसने जो कुछ भी किया है शायद पागलपन में किया है। इसलिए गोवा पुलिस द्वारा विशेषज्ञों की मदद से सूचना सेठ के मानसिक संतुलन की भी जांच की जाती है और इस आधार पर अदालत में एक रिपोर्ट पेश करते हुए कहा जाता है कि मानसिक तौर पर सूचना सेठ बिल्कुल फिट है। अब केस की मौजूदा स्थिति की बात करें तो अब तक सूचना सेठ ने एक बार भी बच्चे की हत्या करने की बात कबूल नहीं की है। इस बीच मार्च 2024 में सूचना सेठ के पिता जय सेठ ने गोवा की एक अदालत में याचिका दायर करते हुए कहा था कि सूचना सेठ की मानसिक हालत ठीक नहीं है और इसकी जांच डॉक्टर के एक पैनल से करवाई जाए और इसी आधार पर इस मुकदमे की स्थिति तय की जाए। गोवा पुलिस इस मांग का विरोध करती रही। इसके बावजूद 4 मार्च 2024 को गोवा की स्थानीय अदालत ने सूचना सेठ की मानसिक स्थिति की जांच के लिए पैनल गठित करने का आदेश दे दिया है। अब आगे डॉक्टर की ये टीम जो भी रिपोर्ट पेश करेगी इस आधार पर सूचना सेठ का भविष्य तय होगा। वैसे कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सूचना सेठ एक हाईली क्वालिफाइड इंटेलिजेंट महिला है, इसलिए उसे पता है कि कैसे बचा जा सकता है, इसीलिए वो नाटक कर रही हैं। अब सच्चाई क्या है वह तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। एक्सपर्ट्स की माने तो अगर सूचना सेठ मानसिक तौर पर बीमार पाई जाती हैं तो बेटे की हत्या करने के बावजूद वो सभी कानूनी कार्यवाही से बच सकती हैं या फिर बड़ी ही मामूली सजा उन्हें मिलेगी। अब आगे क्या होता है वो तो समय ही बताएगा। दोस्तों, आपके अनुसार अगर बच्चे की हत्या का दोष सूचना सेठ पर सिद्ध हो जाता है तो उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी जरूर दबा लें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।